Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. And guys, I know कि इस टाइम पर काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग को लेके तुम्हारे दिमाग में बहुत तरीके के क्वेश्चन आ रहे होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी काउंसलिंग के ऊपर, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया वो वीडियो बनाए हुए, अप्रॉक्सीमेटली हफ्ते 10 दिन हो गए हैं और उसमें मैंने थोड़ा बहुत जो जनरल टर्म्स थी वो बताई थी। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि तुम लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के लेके क्वेरीज आ रही है कि काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड कैसा है, सेकंड राउंड कैसा है, थर्ड राउंड कैसा है, फ्रीजिंग क्या है, फ्लोटिंग क्या है, कैसे अपियर होना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रिफंड की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सारी की सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली मैंने क्या करा है, मेरा जो खुद का अकेडमी है एचपी लेने को, जहाँ पर एनसीसी से निकले स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ मैंने एक सेशन करा था अभी, जहाँ पर मैंने उन्हें पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो था काउंसलिंग वाला उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। तो गैस वो जो हमारी मीटिंग थी अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटे की मीटिंग थी। गैस बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसकी रिकॉर्डिंग तुम लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। पूरी रिकॉर्डिंग तो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि जितना ज़्यादा मेन पॉइंट्स है उस सबको पूरा एक्सट्रैक्ट करके, समराइज करके, एडिट करके लोगों के लिए काउंसलिंग की वीडियो लेके आनी चाहिए। सो गैस ये है वो काउंसलिंग की वीडियो। आगे वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम ब्रीफली पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को समझाया है। तो आप लोग आगे ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, एंड तक देखना, तभी आप लोगों को पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो आईएचएम पूसा इज नंबर 1 जिसको मैं प्रीफर करता हूँ। तुम लोग अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हो। सेकंड इज आईएचएम मुंबई। और ये जो भी ऑर्डर मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तुम्हें हर जगह पे डिफरेंट मिल सकता है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो भी डाली थी, तो वहाँ पर या फिर दूसरी वीडियोस में भी मुझे बहुत लोगों ने बोला, इवन दूसरे कॉलेजेस ने भी बोला कि आप किस ऑर्डर में वीडियोस बना रहे हो, आप फिर आप लाइक किस चीज़ को फॉलो करके बना रहे हो। तो मैंने उनको बोला ये मेरी इंडिपेंडेंट अपनी पर्सनल चॉइस है जिसके बेस पर मैंने कॉलेजेस को रखा है। सो अगेन तुम अगर हर जगह पे जाओगे, तुम अगर इंडिया टुडे का सर्वे देखोगे उनका एक अलग है। तुम लोग अगर जो एक गवर्नमेंट्स के अपने सर्वेज होते हैं उनके हिसाब से देखोगे तो वो अलग है। तो इसलिए मैंने अपनी खुद की अपनी लिस्ट बनाई है और मेरे हिसाब से नंबर 1 इज आईएचएम पूसा, नंबर 2 इज आईएचएम मुंबई, नंबर 3 इज आईएचएम हैदराबाद, देन बेंगलुरु। अब उसके बाद मैंने हमेशा से बोला है कि जो बाकी है ना वो स्विच होता रहता है बिकॉज वो ऑलमोस्ट सेम पे, जैसे कि एएचएम चंडीगढ़, आईएचएम लखनऊ, आईएचएम कोलकाता, आईएचएम चेन्नई, तो इसमें तुम्हें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। वैसे अगर तुम लोग पूरे नेशनल लेवल पे देखो तो इट इज आईएचएम चेन्नई। आईएचएम चेन्नई का बहुत ज्यादा नाम है। उसके बाद आईएचएम भोपाल तुम्हारा है, तुम्हारा आईएचएम अहमदाबाद है, आईएचएम गोवा कॉलेज, डीएचएम लाजपत नगर है, तो ये कुछ अच्छे कॉलेज है। आईएचएम शिमला है। So all qualified candidates will have to submit a medical fitness certificate of carrying out practical as required in the program at the time of admission from a registered medical practitioner in the prescribed format given. अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम प्राइवेट से मेडिकल फिटनेस लें गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट से लेना है, आप प्राइवेट से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो एक चीज जो कंपलसरी है वो है कि एमबीबीएस। एमबीबीएस अगर डॉक्टर है तो आप प्राइवेट से भी ले सकते हो, आप गवर्नमेंट से भी ले सकते हो। मैंने अपना प्राइवेट का दिया था, मेरा चल गया था, तो तुम लोग भी दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज और बच्चे पूछ रहे थे कि जिस फॉर्मेट में उन्होंने बोला क्या वही फॉर्मेट कंपलसरी है। सो डेफिनेटली यस। मैं सबको बता दूं कि एनसीएचएमसीटी ने जितने भी फॉर्मेट्स दिए हैं वही सारे फॉर्मेट्स कंपलसरी हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में भी डाउट आ रहा है कि हमारे स्टेट का अलग से फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट चलेगा कि नहीं चलेगा, सो वो फॉर्मेट नहीं चलेगा। आपको उसी फॉर्मेट में स्पेशली जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, क्योंकि आई थिंक एससी एसटी तो चल जाता है, उनका अलग से फॉर्मेट का यहाँ पे नहीं दे रखा। लेकिन अगर बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो तुम्हें फॉर्मेट देना पड़ेगा जो तुम्हारा सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हमारे काउंसलिंग के 4 राउंड्स होने वाले हैं। सबसे पहले राउंड में भी होने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। और एक चीज और बता दूं, ये जो 2000 की रजिस्ट्रेशन फीस है ना, सपोज अगर आपने काउंसलिंग में रजिस्टर करने के लिए 2000 की रजिस्ट्रेशन फीस को पे कर दिया, आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको सेकंड राउंड में फिर से 2000 पे करना है। ये 2000 सिर्फ वन टाइम फीस है। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब राउंड्स में अपियर हो सकते हो रूल्स के हिसाब से, और उसके बाद में लाइक आपको दोबारा 2000 फीस नहीं पे करनी, तो ये वन टाइम फीस है। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट राउंड। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल ऑप्ट देयर चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन फर्स्ट राउंड एज पर शेड्यूल। द कैंडिडेट may select their choice institute one or more. Each candidate must fill choice carefully. The candidate must select only those institutes in the choices in which the candidate is willing to join. The seat will be allotted based on their NCHM JEE or India rank, reservation category and choice preference of choice of institutes opted by candidates by online system. इसमें बहुत सिंपली बस इतना ही लिखा है कि तुम्हें फर्स्ट राउंड में अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन कि तुम्हारी रैंक के बेस पे तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, प्लस तुम्हारा कौन सा कॉलेज में जाने का इंटरेस्ट है। और जो तुम्हें कॉलेज मिलेगा वो तुम्हारी एनसीएचएम जेईई के रैंक के बेस पे मिलेगा, तुम्हारी रिजर्वेशन कैटेगरी के बेस पे मिलेगा और तुम्हारे प्रेफरेंस के बेस पे मिलेगा। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं था।
those who are allotted in first seat in first round, तो सपोज अब पहला राउंड चल रहा है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी साथ में लेके चलूंगा। सो सपोज कि मेरी ऑल इंडिया रैंक कितनी आई है, मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है 135। तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 135 आई है और मैं फर्स्ट राउंड में अपीयर हो रहा हूँ, और मान के चलो कि मैंने अपनी कैटेगरी में IHM पूसा को नंबर 1 पे रखा है, IHM मुंबई को नंबर 2 पे रखा है, और IHM हैदराबाद को नंबर 3 पे रखा है। ये 3 कॉलेजेस को मैंने प्रेफरेंस दे दिया नंबर, लाइक फर्स्ट राउंड में ये इतना पार्ट है। इसका मतलब बेसिकली मतलब ये था कि सिलेक्ट करना था। सो IHM पूसा, देन IHM मुंबई एंड देन IHM हैदराबाद, ये मैंने अपनी लिस्ट डाल दी है। अब सेकंड वाला क्या कहता है, दोज आर अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड। सपोज मुझे IHM पूसा अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में, ठीक है, क्योंकि 135 रैंक का तो मिल ही जाएगा। एज पर कैंडिडेट चॉइस, द कैंडिडेट में कंफर्म द सीट ऑन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी SAF of 20,000 and upload the required documents for online document verification by document verification center. The SAF of 20,000 is a part of first semester fee and accordingly be sent to the finally allotted institute. अब यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मुझे IHM पूसा मिल चुका है, फर्स्ट राउंड में मुझे IHM पूसा मिल गया, तो मुझको क्या करना है, IHM पूसा अलॉट होने के बाद मुझको सबसे पहले तो मेक श्योर करना है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसीजर में मुझे पता है कि मेरे से डॉक्यूमेंट मांगने वाले। तो डॉक्यूमेंट मुझको अपने रेडी रखने हैं, साथ में सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है 20,000। ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी है ये मैं जब पे कर दूंगा, यानी कि मतलब मैंने अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनको दिखाने हैं। किनको दिखाने हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। तो ये कोई अलग से कोई सेंटर नहीं है, ये हमारे सारे IHMs हैं कि मैं IHM पूसा में एडमिशन ले रहा हूँ, और साथ में मैंने अपना OBC का सर्टिफिकेट भी दे दिया। अब अगर OBC के सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर मेरे 12th के सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है ये वहां से फिर एक क्वेरी उठाएंगे, लाइक ये रिड्यूस करेंगे डिस्क्रिपेंसी से रिलेटेड। ये बोलेंगे कि यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी शो हो रही है और जो इसने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं वो डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहे। उस केस में वहां पर वो मुझे शो हो जाएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट नहीं हुए हैं, अप्रूव नहीं हुए हैं। तो मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये इशू है, उस चीज को मैं रिजॉल्व करूंगा और उसी को ठीक करके मैं फिर से सबमिट करूंगा। उसके बाद जब ये चीज अप्रूव हो जाएगी तो फिर ये जो 20,000 है ये मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में काउंट हो जाएंगे और मेरे को अलॉट हो जाएगा इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर सपोज अगर जिनका सॉर्टेड है कि भाई उनको तो कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, जो कॉलेज उनको चाहिए फर्स्ट राउंड में, तो उनका तो देखो सारा कुछ नहीं यहीं पर सॉर्ट आउट है, उनको आगे जाना ही नहीं है। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तो मैं कहीं कुछ अपेयर नहीं आऊंगा, इतने पे ही आके तुम्हारा सारे का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है ये, those who are allotted seat in first round and not deposited the seat acceptance fee in the counseling schedule for first round, so the allotted seat will automatically be cancelled and the candidate will be eligible to participate in the next round. अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? तो सपोज अगर मुझको IHM पूसा मिल गया और मुझको IHM पूसा ही चाहिए था, तो मैं तो ऐसा कभी करूंगा नहीं कि मैं सीट एक्सेप्टेंस फीस पे ही ना करूं। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए तो एलिजिबल हो जाऊंगा, लेकिन ये वाली जो सीट है मेरी कैंसिल हो जाएगी जो मुझे अलॉट हुई है। फिर है D, those who are allotted seat in first round accepted the seat by following the formalities as mentioned above but is interested to free। हाँ, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने यहाँ पे तुम्हें 2 केसेस बताए। एक मैंने तुम्हें केसेस बताया था जिसमें मेरी रैंक 135 थी, एक मैंने केस बताया था जिसमें मेरी रैंक 295 थी। सो सपोज अब मेरी रैंक 135 है, मुझको IHM पूसा मिल रहा है, मुझको वही कॉलेज चाहिए था, तो मैं सिंपली अपनी जो इस कैटेगरी को है, इसको ऑप्शन को मैं फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज करने का बेसिकली मतलब ये है कि भाई मेरी 135 रैंक है, मुझको IHM पूसा चाहिए था, वो मेरे को मिल चुका है, तो मैं सिंपली फ्रीज कर दूंगा कि मेरे को आगे काउंसलिंग में अपेयर नहीं होना है। मैंने 20,000 भी पे कर दिया एंड इट इज फुल एंड फाइनल। लेकिन अब हम लोग अपना दूसरा केस लगे चलते हैं जिसमें मेरी 295 रैंक है। तो उसमें अब क्या हो रहा है, 295 रैंक के साथ अब मुझे ये लग रहा है कि भाई 295 रैंक में मुझको IHM मुंबई तो मिल रहा है, लेकिन मुझको चाहिए IHM पूसा, और IHM मुंबई मुझे सिर्फ बैकअप में रख के चलना है कि इनकेस अगर IHM पूसा नहीं मिला तो उस केस में मैं चूज करूंगा फ्लोटिंग वाला ऑप्शन। तो आई होप के सबको अब समझ में आएगा। लेकिन फ्लोटिंग वाला ऑप्शन भी चूज करने के लिए तुम्हें 20,000 पे करना पड़ेगा और अपने सीट को बैकअप में रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। E, the candidate completed the formality as above with floating option may even revise their choices। डेफिनेटली तो तुम लोग अब सोच रहे होगे कि हमने फ्लोटिंग ऑप्शन तो चूज कर लिया है, तो क्या हम लोग अपनी चॉइसेस को रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं? तो यस, आप अपनी चॉइसेस को रिवाइज कर सकते हो फ्लोटिंग करने के बाद भी। सिंपली ये मान के चलते हैं कि मेरे को IHM हैदराबाद फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है, और मैंने IHM हैदराबाद मुझको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है,
और IHM मुंबई मैंने अपनी लिस्ट में डाला ही नहीं था, मैंने सीधा IHM पूसा डाल दिया था। लेकिन अब मुझे बच्चों से सुनने में मिल गया कि भाई IHM मुंबई भी अच्छा कॉलेज है, तो अगेन ऑफ कोर्स मैं डेफिनेटली नेक्स्ट राउंड में फिर IHM पूसा की जगह IHM मुंबई से डालूंगा ना, कि भाई पूसा नहीं मिला तो मुंबई मिल जाए, बिकॉज मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। तो उस केस में मैं इस अपनी जो लिस्ट है इसको रिवाइज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आता है इन केस अलॉटमेंट इन फर्स्ट राउंड इज मेड इन एन इंस्टीट्यूट अदर देन फर्स्ट चॉइस and opt for floating for next round at the time and not revise the choices. Allotment in subsequent round will be considered within the earlier choices and availability of seat in case of accreditation. Okay, exactly. तो अगर फर्स्ट राउंड में जो मैंने इंस्टीट्यूट चूज करा, जैसे अगर मैंने IHM हैदराबाद को चूज कर लिया और अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को IHM मुंबई मिले, तो एक चीज का मुझको हमेशा याद रखना है कि जो नेक्स्ट राउंड है उसमें मुझे बिल्कुल भी ये चीज नहीं करनी कि मैं नंबर 1 पे IHM हैदराबाद को रख रहा हूँ और नंबर 2 पे IHM मुंबई को रख रहा हूँ। तो अगर मैं नंबर 1 पे IHM हैदराबाद को रख रहा हूँ तो मेरी सीट रिमेन रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि IHM हैदराबाद मुझको ऑलरेडी मिल चुका है। बहुत स्टूपिडिटी होगी कि अगर तुम लोग काउंसलिंग में अपीयर हो रहे हो, अपने सीट को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो एक चीज जरूर करना कि अगर डेफिनेटली ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन अगर IHM हैदराबाद नंबर 1 पे है, वो तुम्हें अलॉट हो चुका है, लाइक प्रीवियस राउंड में अलॉट हो गया, अब सेकेंड राउंड आ रहा है, सो मेक श्योर कॉलेज का प्रेफरेंस है उसको तुम लोग अपना अपडेट कर रहे हो और जो कॉलेज तुम्हें चाहिए तुम उसके ऊपर रख रहे हो। In case of upgradation, the candidate need not to go for either to deposit SF or further document verification. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज मुझे फर्स्ट राउंड में IHM मुंबई अलॉट हो चुका है, अब मुझे सेकंड राउंड में IHM पूसा चाहिए, और फर्स्ट राउंड में मैं अपनी सीट अलॉटमेंट फीस भी पे कर चुका हूँ, जो कि मेरी 20,000 फीस है, मैं अपने डॉक्यूमेंट को भी वेरिफिकेशन कर चुका हूँ। अब सेकंड राउंड में मुझे दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे दोबारा से 20,000 फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा अपग्रेडेशन हो जाएगा, सिर्फ मुझे अपनी सीट को रिवाइज करना पड़ेगा सेकंड राउंड में। बट द फ्रेश अलॉटमेंट लेटर शुड बी डाउनलोडेड फॉर रिकॉर्ड। तो अभी अगर तुम्हें अगर रिकॉर्ड के लिए चाहिए तो तुम्हें अपना जो एक फ्रेश अलॉटमेंट लेटर जो है वो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा वहां से, उनकी वेबसाइट से, क्योंकि पहले वाले अलॉटमेंट लेटर में उसमें तुम्हारा IHM मुंबई शो हो रहा होगा, मे बी अगर सेकंड में IHM पूसा अलॉट होता है तो फिर उसके लिए तुम्हें लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। once allotment is upgraded, claim of earlier seat will go automatically and the candidate will not have any claim in the earlier allotted seat. तो अब इस चीज को याद रखना कि अगर मैं IHM मुंबई को छोड़ के IHM पूसा को नेक्स्ट लिस्ट में डालता हूँ कि मुझे IHM पूसा चाहिए, वो मुझे अलॉट हो जाता है। तो इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मेरे पास IHM पूसा पे और IHM मुंबई, अब मैं फिर चूज कर सकता हूँ मुझे कौन सा करना है। IHM मुंबई की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी एंड देन मुझे IHM पूसा की सीट मिलेगी, तो प्रीवियस सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। कैंडिडेट हु हैव बीन डिपॉजिटेड सीट एक्सेप्टेंस फीस in first round of counseling but not completed document verification process, हाँ तो उनकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। they will be eligible to participate in subsequent rounds, ठीक है। So suppose आपका सारा प्रोसीजर पूरा कंप्लीट सब कुछ चल रहा था, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा है या फिर कुछ होता है जिसकी वजह से कैंसिल हो जाता है, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। If seat is allotted and the candidate is not fulfilling the eligibility criteria, तो भी जो आपका क्या कहते हैं सीट है वो कैंसिल हो जाएगा और जो आपका SAF है वो अमाउंट रिफंड हो जाएगी। If any candidate registered in the first round allotted seat but not able to produce 12th pass certificate during the document verification having sufficient other proof, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़ना, having sufficient other proof। अब sufficient other proof में तुम लोग बहुत कुछ दिखा सकते हो, तुम लोग अपना सिंपली जो भी 12th का प्रूफ है उस टाइम पर जो भी होगा तुम लोग वो शो कर सकते हो। फ्रॉम a recognized board will have to furnish a written undertaking के साथ तुम लोग दे सकते हो ओरिजिनल 12th सर्टिफिकेट। तुम 30 सितंबर, तो यहाँ पे दे रखा है कि तुम्हें 30 सितंबर तक का टाइम मिलेगा, तब तक तो तुम्हारा आराम से रिजल्ट आ जाएगा और सारी चीजें हो जाएंगी। मतलब रिजल्ट आके जिनका नहीं भी आया कुछ भी है, इन केस ऑफ फेलियर टू डू सो, अगर 30 सितंबर तक भी नहीं दे पाओगे तो फिर तुम्हारी सीट कैंसिल हो जाएगी और फिर तुम्हें कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा अगर तुमने एडमिशन ले लिया होगा तो। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। बहुत मैंने आराम से समझाया है, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया हो। और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से रिलेटेड जिसका डाउट है सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, वो अपना हैंड रेस कर दे। अंकिता सिंह, यस अंकिता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंकिता। सर जो हमारा काउंसलिंग प्रोसेस है वो सब ऑनलाइन ही होना है ना, मतलब घर पे बैठ के हम कर सकते हैं ना वो? यस, आप अपने सिस्टम में घर पे बैठ के कर सकते हो, आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, बट आई प्रीफर कि आप लैपटॉप वगैरह से करोगे तो ज्यादा बेटर है। ओके सर, और जो मतलब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो हमें कहीं पे जाके देना है या फिर ऑनलाइन घर पे वैसे करना है स्कैन वगैरह करके? ये भी ऑनलाइन ही होगा अंकिता। तो वहां पर क्या होगा ना, वहां पर लिखा होगा कि
ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और साथ में फॉर्मेट भी लिखा होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे लिखा हो सकता है कि इतने MB का होना चाहिए या फिर इस फॉर्मेट में होना चाहिए। सो सबको ना प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ पर जितने MB का अगर बोल रखा है, आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पर क्या बोलेंगे, तो कितने बार ऐसा होगा कि आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे, वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड ही नहीं होगा और आप सोचोगे कि यार ये क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। तो मेक श्योर कि अगर वहाँ पर कहीं पे भी लिखे कि इतनी MB का होना चाहिए या फिर इतना साइज होना चाहिए या फिर इस फॉर्मेट में होना चाहिए, सपोज वहाँ पर लिखे कि PDF के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, JPG में ही होना चाहिए, तो वो सारे फॉर्मेट्स में आपको उसको चेंज करना पड़ेगा एंड देन उसी में ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। बट ये सब घर से ही होगा। ओके, इज नेक्स्ट। यस अनुष्का। सर गुड मॉर्निंग। मैं बोल रही थी कि मेरा जो मतलब 12th का जो रिजल्ट है, मतलब मार्कशीट है, वो अभी तक स्कूल से मतलब जो मेन वाला है वो वाला अभी तक दिया नहीं है। वो स्कूल के समर वेकेशन के बाद ही मिलेगा हम लोगों को। तो मैंने जो डिजी लॉकर से जो मतलब डाउनलोड किया, वो क्या मैं दे सकती हूँ? ये सर उसका आप दे सकते हो, लेकिन उसके साथ फिर आपको ना अंडरटेकिंग देना पड़ेगा जो अभी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। तो वो अंडरटेकिंग आपको देना है। उस अंडरटेकिंग में सिंपली यही है कि जो भी एक ओरिजिनल और एक कंफर्म प्रूफ है 12th का जो आपको आपके बोर्ड से मिलता है, वो आपको 30 सितंबर तक देना है। तो वो साथ में बस आपको अंडरटेकिंग देना और वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अब सेकेंड और थर्ड पे हम लोग इतना ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आता है सेकेंड और थर्ड में, candidates who have not registered and not participated in earlier rounds of counseling can register by depositing the registration fees of ₹2000। मान के चलते हैं आपने फर्स्ट राउंड में कोई क्या कहते हैं इसके रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा, 2000 रुपए पे ही नहीं करे, कोई बात नहीं, आप सेकंड राउंड में दोबारा अपीयर हो सकते हो। और थर्ड राउंड में काउंसलिंग का पोर्टल है, उसके थ्रू आप 2000 रुपीज पे करके काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हो। सीट अलॉटमेंट इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड विल बी इन सिमिलर कंडीशन, सेम रहने वाला है फर्स्ट राउंड की तरह। इफ एनी बेटर रैंक एंड सिस्टम ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज अगर क्या कहते हैं कोई स्टूडेंट है, उसकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी, तो उसने फर्स्ट राउंड में अप्लाई करा और उसको एक अच्छा कॉलेज मिल गया, और फर्स्ट राउंड में एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी लेकिन उसने अप्लाई ही नहीं करा और उसको कॉलेज मिला ही नहीं किसके फर्स्ट राउंड में। अब सेकंड और थर्ड राउंड में अगर वैसा स्टूडेंट जिसकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी आई है, तो अगर उसको वो सीट नहीं मिलती है वो अच्छे कॉलेज वाले की, तो इसमें ये लिखा है कि उसका उस सीट पे कोई भी क्लेम नहीं होगा क्योंकि वो स्टूडेंट उस राउंड में अपीयर नहीं होता था। सो इस तरीके से इनका कुछ प्रोसीजर रहता है, बट आई थिंक दैट इज फेयर, क्योंकि वो जो अपीयर हो रहा है वो पहले डेफिनेटली उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें उससे बता दूं कि सेकेंड राउंड या फिर इवन थर्ड राउंड तक भी कोई भी ऐसा एचएम नहीं होता जिसमें कोई सीट ना बचे। तुम्हें उसमें दिख सकता है जो वैकेंसी वाली सीट्स होती है, लेकिन बच्चे फ्लोटिंग करते थे, वो फ्लोटिंग करते करते आगे जाती है। सो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड और थर्ड राउंड तक तो सारे कॉलेजेस बहुत आराम से आते हैं, इवन फोर्थ राउंड तक भी काफी सीट्स बच जाती है। मतलब कुछ तो रीजन होगा ना इन्होंने यहाँ पे फोर्थ राउंड करा है, तो ये एक रीजन रहता है। बिफोर फिलिंग अ चॉइस ड्यूरिंग सेग्रीगेशन कैंडिडेट एडवाइज टू रिव्यू द वैकेंसी पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और लिखी है कि इससे पहले कि आप सेकंड राउंड में अप्लाई करो, आपको एक बार वैकेंसी देख लेनी चाहिए। और मैं तुम्हें पहले बता दूं, तुम लोग सरप्राइज हो सकते हो, फर्स्ट राउंड के बाद तुम्हें वैकेंसी कम मिलेगी देखने को, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मोस्टली सीट्स भर चुकी है कॉलेजेस में, बट ऐसा नहीं होता। बच्चे फ्लोटिंग करते हैं, बच्चे सीट को कैंसिल करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो सेकंड और थर्ड तक भी सीट्स आ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जो उन्होंने दिया उसका मैं तुम्हें मतलब बताऊँ तो वो यही है कि अप्लाई करने से पहले तुम्हें वैकेंसी चेक करनी चाहिए। वैकेंसी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर वैकेंसी शो होती है कि वैकेंसी आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, कितनी सीट्स बची है। तो लिखा होगा कि एचएम पूसा इतनी बची है इस कैटेगरी की, एचएम मुंबई इतनी बची है, इस तरीके से। Candidates who have given floating option for acceptance first round seat will also be next time or qualification may not to go for a application again floating option। ठीक है, ओके। तो ये सिंपल लाइक लिखे कि जो कैंडिडेट्स ने फ्लोटिंग के लिए अपीयर करने के लिए बोला है, अब वो फीस ऑलरेडी पे कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर चुके हैं, तुमको ये सब करने की दोबारा जरूरत नहीं है, वो सीधे फ्रेश अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। If seat is not allotted in the first round, the candidate may participate in subsequent rounds at the registration phase। ठीक है, तो वही मैंने बोला 1000 तुम्हें दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है, 1000 तुम एक बार पे करके दोबारा अपीयर हो सकते हो। If the candidate is not locked, his necessary may be pressed for taking credit claim of earlier seat will be automatically cancelled। ठीक है, तो अगर तुमने लॉक और फ्रीज का ऑप्शन है और तुमने लॉक और फ्रीज में से कुछ भी चूज नहीं करा है, तो तुम्हारी सीट ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लोटिंग हो जाएगी। मतलब फ्रीजिंग फ्लोटिंग में तुम कुछ भी चूज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग हो जाती है और तुम लोग नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाओगे। कैंडिडेट allotted seat in first, second and third rounds found to wait. Second allotted seat can only be through after
ऑनलाइन बोर्डिंग काउंसलिंग बटन बिफोर स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन फाइनल राउंड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड्स वांट टू विड्रॉ और सरेंडर द अलॉटेड सीट। सपोज अगर तुम लोगों को सीट मिली फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, तुमने 20,000 पे कर दिया, लेकिन अभी तुम चाह रहे हो कि तुम्हें अपना होटल मैनेजमेंट नहीं करना है, या तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, किसी भी रीजन की वजह से तुम लोग चाह रहे हो तुम्हें सीट कैंसिल करनी है, अब तुम्हें 20,000 वापस चाहिए, तो वो तुम्हें फाइनल राउंड से पहले करना पड़ेगा। अगर एक बार फाइनल राउंड में तुम लोग पहुंच गए और तुमने 20,000 पे कर रखे है, तो फिर वो 20,000 तुम्हारे वापस नहीं होंगे। तो ये चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि एनी विड्रॉ और सरेंडर ऑफ सीट आफ्टर डेट अबव सेट डेट विल फॉरफिट द एसएएफ। तो अगेन वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो जिसको जो भी अपने पैसे वापस लेने हैं वो थर्ड राउंड तक ले लेना, कैंसिल कर देना, और कुछ भी मैन्युअली नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है ईमेल के थ्रू। फाइनल राउंड बेसिकली वो राउंड है जिस राउंड में सपोज अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, और आपने उसकी सीट को कंफर्म कर दिया, आपने 20,000 पे कर दिया, सब कुछ डन हो चुका है, लेकिन अब थर्ड राउंड के बाद तुम लोग देखते हो कि भाई वैकेंसी निकल के आ रही है कि जो तुम्हारा उससे बेटर वाला प्रेफर्ड कॉलेज था वहां पर वैकेंसी है तुम्हारी कैटेगरी में। सो उस केस में तुम लोग फाइनल राउंड में दोबारा अपीयर हो सकते हो। यस, अब वो चीज करके आप दोबारा फ्रीज करके तुम दोबारा सेकंड और थर्ड में अपीयर नहीं हो सकते, लेकिन तुम लोग यहाँ अपीयर हो सकते हो। तुम लोग इस राउंड में, ये जो है फाइनल राउंड, इसमें तुम लोग दोबारा अपीयर हो सकते हो वैकेंट सीट को देख के, और अगर तुम्हें नया कॉलेज मिलता है तो तुम्हारी वो सीट उसमें चेंज कर दी जाएगी, नया अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। नया कॉलेज नहीं मिलता था एटलीस्ट पुराना तो रहेगा। सो अब एक चीज और याद रखना सब लोग फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में। एक चीज मैंने तुम सबको बता दिया है, जिसको जो भी पैसे रिफंड होने हैं वो तुम्हें हो जाएंगे पहले, लेकिन फाइनल राउंड में कुछ भी पैसे रिफंड नहीं होते। अब मैं तुम्हें फाइनल राउंड के 2 केसेस बताने चाह रहा हूँ। सो सपोज कि तुमने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में तुम्हारा प्रीफर्ड तो कॉलेज जो था वो नहीं मिला। अब तुम ये चीज याद रखना जो हमेशा मैंने सबको बोली थी कि आलतू फालतू कॉलेज को लिस्ट में मत डालना। अगर तुम लोग लिस्ट में आलतू फालतू कॉलेज को डाल दोगे अभी वो तुम्हें अलॉट हो जाएगा। सपोज कि अगर तुम फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपीयर हो रहे हो, अब इसमें अपीयर होने के लिए या तो तुमने पहले से 20,000 पे करने चाहिए। अगर तुमने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में 20,000 पे नहीं करे, कुछ नहीं करा, तुम कह रहे हो तुम्हें फाइनल राउंड में अपीयर होना है, तो वो लिंक लेने से पहले, जिस लिंक के थ्रू तुम लोग कॉलेज को चूज कर सकते हो और अपीयर हो सकते हो, तुम्हें इसमें 20,000 पे करने पड़ेंगे फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग में। अब वो 20,000 पे करने के बाद तुम्हें जो कॉलेज की चॉइसेस करनी है, मेक श्योर कि तुम लिस्ट में सिर्फ उसी कॉलेज को डाल रहे हो जिसको तुम किसी भी हद तक ले लोगे, क्योंकि अगर ऐसा कॉलेज तुम्हें मिल गया जो तुम्हें नहीं चाहिए तो वो 20,000 फिर तुम्हारे रिफंड नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल देता हूँ, तो सपोज कि मुझको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में आईएचएम, मतलब मेरा ये मानना है कि मेरे को आईएचएम मुंबई, पूसा और हैदराबाद, इनमें से कोई ना कोई एक कॉलेज मिल ही जाए। जो मुझे स्टार्टिंग के 3 राउंड्स में कुछ नहीं मिला और अभी तक मैंने कोई पैसे नहीं पे करे हैं। अब फाइनल राउंड में मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है चलो मुझे पूसा, मुंबई, हैदराबाद में से कोई तो एक मिल ही जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूसा का नंबर 1 पे रखता हूँ, मुंबई को नंबर 2 पे और हैदराबाद का नंबर 3 पे। ये पहला केस है और मैं इस राउंड में अपीयर होता हूँ 20,000 फीस पे करने के बाद। अब मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिलता तो वो जो 20,000 है, यस, वो मुझे रिफंड हो जाएंगे फाइनल राउंड में आने के बाद भी, क्योंकि मुझे अभी तक कोई कॉलेज भी अलॉट हुआ ही नहीं है। जब कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो मेरे 20,000 मुझे वापस हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने आईएचएम पूसा का नंबर 1 पे रखा, आईएचएम मुंबई को सेकंड नंबर पे रखा, आईएचएम हैदराबाद को 3rd नंबर पे रखा और 4th नंबर पे मैंने आईएचएम भटिंडा को डाल दिया, जो आई डोंट नो मैंने किस रीजन से डाला, लेकिन मैंने डाल दिया। अब वो मुझे अलॉट हो जाएगा और मेरी 20,000 की फीस वहां पर पे हो जाएगी, तो वो 20,000 मुझे रिफंड नहीं होने वाले, वो सीट हो गई कंफर्म। सो मेक श्योर कि चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा ध्यान से करो, किसी भी कॉलेज को ऐसे ही उठा के मत डालना लिस्ट में। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट काउंसलिंग ऑफ एनसीएसएम सिटी जेईई 2024। आई होप कि आप लोगों के मोस्टली जो भी सारे बेसिक डाउट्स है एटलीस्ट वो क्लियर हो गए होंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि तुम लोग कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, एटलीस्ट हमें पता चले कि हमारी ऑडियंस कौन से कॉलेज में जाने का कोशिश कर रही है, कौन सा कॉलेज उन्हें मिल रहा है। जो भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।